Good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Welcome to Future Times Coaching. Future Times Coach. Oh, मुझे मेरी साउंड सुन रही है, बताओ. मैं देख रही थी जस्ट की क्लास स्टार्ट हुई कि नहीं हुई. ओके, क्लास स्टार्ट हो चुकी है. चलो फिर आओ जल्दी से आज का कार्यक्रम स्टार्ट करें फिर. और आज हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करनी है. आ चुके हैं लाइव. अनिल कुमार आ चुके हैं, गुरुदेव कुमार आ चुके हैं, मनीष कुमार आ चुके हैं. फैन ऑफ काजल मैम. ओ भाई, ये कौन है फैन ऑफ काजल मैम नाम से जिन्होंने आईडी बनाई है? थैंक यू यार, बड़ा प्यार देते हो तुम लोग तो है. ठीक है, चलो. मंतु खुशवा आ चुके हैं, उदय भान आ चुके हैं, बंटी राम, अनिल कुमार, संजय कुमार. ठीक है, अब भाई जिनका नाम ले लिया, प्रियंका पांडे, पिंकी पांडे. पिंकी पांडे ने अपने नाम के बीच में हार्ट बना रखा है. चलो फिर स्टार्ट करें क्लास आज की. इधर पप्पू कुमार जी आ चुके हैं, संजय कुमार आ चुके हैं, प्रियंका, पुष्पा कुमारी, चलो सब आ चुके हैं. फिर कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो? आज अपन लोगों ने, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे, ट्विटर कैंपेन किया है जिसमें बहुत बढ़िया धुआंधार परफॉर्मेंस तो दी है. अब देखते हैं ग्रुप डी के लिए. और रेलवे में जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट है, एनटीपीसी सीबीटी 2 की डेट का मालूम नहीं है. बहुत अच्छा ट्विटर कैंपेन किया है, लेकिन अब देखते हैं उसका रिजल्ट क्या रहता है. उम्मीद तो है, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आगे का भी, अभी टीचर्स सारे, आज रात को भी 10 बजे मीटिंग है, और फिर आगे क्या हम लोग इसमें अच्छा कर सकते हैं. अच्छा इन द सेंस कि आप लोग बताना कैसा आइडिया है, क्योंकि ये सरकार है ना, ये अपने तो सुनने वाले नहीं है. तो हमने क्या सोचा है कि अब ये मेरा आइडिया था, मैंने आज देना है मीटिंग में. बाकी आप लोग भी कुछ है तो आप भी दीजिएगा मुझे, ऐसा कुछ है ना. और मैम अब मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं बताती हो? आकाश यादव, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका. तो मैंने ये कहा कि यूपी में इलेक्शन है, इलेक्शन के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं. जब किसान बिल ये वापस ले सकते हैं, तो क्यों ना कोई ऐसा हैशटैग लगाए जो यूपी में इलेक्शन से रिलेटेड हो, तो शायद इन पर कोई असर पड़े, है ना. तो आज 10 बजे वापस मीटिंग है, क्योंकि बच्चा, रेलवे वाला बच्चा बहुत परेशान है. और रेलवे क्या, हर एग्जाम में देख लो, राजस्थान में रीट का क्या हाल हुआ. कैसे पेपर, यूपी टेट का पेपर पूरा लीक कर दिया इन लोगों ने, पहले ही पेपर ही कैंसिल करना पड़ा. सुनील, आपका नाम ले लिया, प्रजापति. ठीक है, चलो. तो कुछ कर रहे हैं ऐसा कुछ. तो आजकल थोड़ा सा, हालांकि टीचर्स तो कह रहे थे अभी क्लास व्लास भी नहीं लेना, सब मीटिंग कर रहे हैं. आज सुबह से भी मैंने बहुत 2-3 वीडियो बनाई ट्विटर के लिए. अगर आप लोग मुझे ट्वीट करते होंगे, मुझे फॉलो करते होंगे तो देखा होगा ना. ठीक है, पिंकी कह रही मेरी एक हेल्प कर दीजिए. बताइए क्या हेल्प चाहिए आपको. आकाश यादव, मैम मिट्टी के तेल में कौन सा मिनरल होता है? मिट्टी के तेल में अगर मिनरल की बात करोगे तो कैल्शियम वगैरह हो सकता है आकाश, अगर आपका यही क्वेश्चन है तो. चलो मैम, मैं एक ही नंबर से 2 बैच परचेज कर लूं? हाँ, एक ही नंबर से आप कितने ही बैच परचेज कीजिए, कोई इशू नहीं है बेटा. पिंकी, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. और लास्ट क्लास में हमारा ह्यूमन न्यूट्रिशन का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. आज हमारा चैप्टर जो आज स्टार्ट होने वाला है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम. लिखेंगे जल्दी से. एक्सक्रीटरी के बाद एंडोक्राइन सिस्टम. कौन सा पढ़ोगे पहले? जो भी पढ़ोगे मैं तो वो पढ़ा दूंगी. रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, फिर बॉटनी वाला पार्ट. ज्यादा नहीं बचा आपका बायो, ये मान के चलिए 70% तो हो गया है, क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर हो गए. अब जो चैप्टर है ना बेटा, वो 3-3 क्लास के ऐसे ही है, मतलब एक वीक में हम 2 चैप्टर खत्म कर सकते हैं, ऐसा वाला पार्ट है. ठीक है, चलो. हाँ, एक नंबर से आप कितने भी बैच परचेज करो, कोई इशू नहीं है. जैसे आपने साइंस स्पेशल ले रखा है तो आप महासंगम बैच 4 भी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, रीजनिंग ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा. ठीक है, चलो. मैम मेरा बाल बहुत झड़ रहा है, तो कोई विटामिन वगैरह की कमी हो गई होगी, प्रोटीन की कमी हुई होगी, चेक करवाओ आप. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. चलो आज हम एक्सक्रीटरी पढ़ लेते हैं. ठीक है, फिर इसके बाद एंडोक्राइन पढ़ लेंगे. एक्सक्रीटरी सिस्टम लिखेंगे, चैप्टर का नाम लिखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में से बोलेंगे उत्सर्जन तंत्र. एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र. अब ध्यान से सुनना बच्चा. अब मैं आपका कमेंट नहीं देखूंगी, क्योंकि आप कमेंट देखूंगी तो फिर पढ़ा नहीं पाऊंगी. देखो, मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया होगा, या फिर कुछ और भी कोई सिस्टम पढ़ाया होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया होगा. सिस्टम का मतलब तो अभी तक मीनिंग पता चल गया आपको. सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स. ग्रुप ऑफ ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन्स का ग्रुप है. अब उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर एक जैसा काम होता है. अब एक जैसा काम क्या होता है तो वो सुनो. एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप जो हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन करवाता हो, जो हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग बॉडी में
क्योंकि आप बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़े होंगे तो मैंने आपको पढ़ाया होगा, लिविंग बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है क्या? एक्सक्रीशन। उसमें एक्सक्रीशन होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम इसके बाद पढ़ेंगे बेटा। एक्सक्रीशन, तो ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप जो क्या करवाते हो? जो एक्सक्रीशन करवाते हो, जो उत्सर्जन करवाते हो। उन सारे ऑर्गन्स के ग्रुप को एक साथ मिलाकर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का मीनिंग क्या है, तो आप बताओगे ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप जो किसी भी लिविंग बॉडी में एक्सक्रीशन का काम करवाता हो, उत्सर्जन का काम करवाता हो। अब अगर हम बात करें व्हाट इज एक्सक्रीशन, क्या होता है एक्सक्रीशन? कोई भी एक लिविंग बॉडी है, उसके अंदर बहुत सारी, आप जानते हैं हमारी बॉडी, चलो हम हमारे एग्जांपल ले लो। हमारे बॉडी में एक दिन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है ना, केमिकल रिएक्शन। जैसे डाइजेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन है। जैसे रेस्पिरेशन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कैसे होती है केमिकल रिएक्शन? कोई दो रिएक्टेंट जुड़े, A प्लस बी, सपोज करो, एग्जाम्पल दे रही हूं, A प्लस बी दोनों जुड़े, इनके जुड़ने से C प्लस डी बना लेकिन साथ में यहां पर कुछ वेस्ट बन गए। वेस्ट का मतलब है अपशिष्ट पदार्थ। ये दोनों जुड़े, इन दोनों के जुड़ने से C प्लस डी बन गया। C प्लस डी की तो आपको जरूरत है, इन कंपाउंड्स की जरूरत है, लेकिन जब ये बने तो इनके साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बन गए। क्या बन गए? कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बन गए, कुछ अपशिष्ट पदार्थ बन गए। और अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी या किसी लिविंग बॉडी में रहा तो उसे क्या करेंगे? ये हार्म पहुंचाएंगे, उसे नुकसान पहुंचाएंगे। उस बॉडी को क्या कर सकते हैं? ये डैमेज कर सकते हैं, उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसका मतलब मैम, इन वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करवाना पड़ेगा? इन वेस्ट प्रोडक्ट को हमें उस बॉडी से रिमूव करवाना पड़ेगा, आउट करवाना पड़ेगा। और जिस प्रोसेस के थ्रू हम इन वेस्ट प्रोडक्ट को एक लिविंग बॉडी से रिमूव करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसी को एक्सक्रीशन कहा जाता है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, या लिख दो कोई भी, एनी लिविंग बॉडी, फ्रॉम एनी लिविंग बॉडी, एनी लिविंग बॉडी इज नॉन एज एक्सक्रीशन, इज नॉन एज एक्सक्रीशन। इसे क्या बोलेंगे हम? एक्सक्रीशन बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलोगे? हिंदी में लिखना, किसी भी सजीव के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, बाहर निकालना क्या कहलाता है? आप बताओगे उत्सर्जन कहलाता है। निकालना उत्सर्जन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब ये वाला डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा कि भाई रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनी लिविंग बॉडी इज नॉन एज एक्सक्रीशन। लेकिन उस लाइन में आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि ये वेस्ट प्रोडक्ट आए कहां से। तो मैंने इसका एग्जांपल दे दिया आपको कि हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी एक मशीनरी सिस्टम है। जैसे एक मशीन काम करता है ना, गन्ने की मशीन में आपने गन्ना डाला तो गन्ने से जूस निकला, जूस आपके काम की चीज है, लेकिन साथ में गन्ने का वो छिलका है, उसे आपने निकाल के फेंक दिया, वो किसी काम का नहीं है। तो आप इसी तरीके से हमारे बॉडी में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं एक दिन में, और उन केमिकल रिएक्शन से क्या होता है? आप बताओगे बेटा, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं। और अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट किसी भी लिविंग बॉडी में रह गए तो उसे नुकसान पहुंचाएंगे, उसे डैमेज कर देंगे। तो हमारे बॉडी में अगर ये रह गए तो भैया हमारे बॉडी को नष्ट कर देंगे। ये आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों का किडनी फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है किडनी? क्योंकि किडनी का ही मेन काम होता है इन एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स को छानना और बाहर निकालना। और जब कभी किसी का किडनी फेल हो जाता है तो क्या उसका रीजन, एक सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि उसके किडनी में ये वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा आ गए और ये किडनी को ले डूबे। समझ गए आप? तो आप बताएंगे कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम एनी लिविंग बॉडी, किसी भी सजीव के शरीर से इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। कहां से आए? हमारे बॉडी में बनते हैं ये ऐसी चीजें जिनकी हमें जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होगी तो भाई साहब इन्हें रिमूव क्यों करेंगे? तो ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है और इनको हमें बाहर निकालना ही हमारी मजबूरी है, अदरवाइज ये हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाएंगे। तो
एक्सक्रीशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या है भाई साहब, जो जो ऑर्गन एक्सक्रीशन करवाता है, जो जो ऑर्गन, जिस ऑर्गन की हेल्प से ये प्रोसेस हो रहा है, उन सारे ऑर्गन के ग्रुप को एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। वो सारे ऑर्गन्स जो इस प्रोसेस में काम आते हैं, उन सारों को एक साथ मिलाकर हम क्या बोल देंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या एक्सक्रीटरी सिस्टम बोल देंगे। समझ में आ गई मेरी बात। अब बात करते हैं अगली बात क्या है। हमारे बॉडी में जो वेस्ट बनता है उसको दो नाम देते हैं। हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं क्योंकि हमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है। ध्यान से सुनिएगा, हम ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर की बात करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो हमारे बॉडी से जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट को नाम दिया जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट। उसको क्या नाम दिया जाता है, मेटाबॉलिक वेस्ट दिया जाता है। बेटा हिंदी में तो सेम ही लिखोगे आप, अपशिष्ट पदार्थ। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, आप याद करो, जब मैंने आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया था वहां पर मैंने कहा था हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। और मेटाबॉलिज्म का मीनिंग मैंने क्या बताया था कि हमारे एक दिन में जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होती है उन सारी को एक साथ मिलाकर मेटाबॉलिज्म या चयापचय की क्रियाएं कहा जाता है, या चयापचय की क्रियाएं कहा जाता है ना। तो इसका मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब क्या हो गया, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म जब हो रहा था तो उसके साथ ये वेस्ट बना है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मेटाबॉलिक वेस्ट। इसलिए इनका नाम पड़ गया मेटाबॉलिक वेस्ट। समझ में आया। तो जब मैं हमारे बॉडी की बात करती हूं तो हमारे बॉडी में बेसिकली 4 टाइप का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अभी आपका किडनी विडनी को स्टार्ट नहीं हुआ है, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं एक जनरल चीजें बता रही हूं जो एग्जाम में आती हैं, ठीक है। अब सुनो, क्या हमारे बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो वेस्ट निकलता है उसे मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। और ह्यूमन बॉडी में टोटल 4 टाइप का मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर से कुल कितने प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो ह्यूमन बॉडी से 4 टाइप का मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकलता है। जरा लिखो कौन कौन सा। बहुत ध्यान से पढ़ना है, हर एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा, फिर मत कहना कि बताया नहीं। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप कहोगे मैम कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है क्या? यस बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट माना जाता है। कहां से आया हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड? कौन बच्चा बताएगा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर? कौन बच्चा मुझे बताएगा कि हमारे बॉडी में कहां से आया है, कहां से आया है? जल्दी बताओ। सुनो, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि ह्यूमन बॉडी में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज को तोड़ता है ऑक्सीजन, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एनर्जी बनती है। इस एनर्जी को तो हम काम में लेते हैं। पानी तो 70% हमारे बॉडी में पानी है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड किसी काम का नहीं होता। ये कार्बन डाइऑक्साइड किसी काम का, साउंड क्लियर नहीं है, साउंड प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए बेटा। अब ठीक है, शायद माइक का वायर वोर कुछ हिल गया क्योंकि बैटरी इज फुल। अब ठीक है साउंड? चलो मैं हाथ में लिख लेती हूं। सुनो, जब ग्लूकोज को तोड़ा ऑक्सीजन ने तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी और एनर्जी बना। पानी और एनर्जी की जरूरत है लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे मैम चलो आउट कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बॉडी में रह गया तो क्या कर देगा? बेटा ये हमारे बॉडी का नेचर एसिडिक कर देता है। किस तरीके से? सुनो, CO2 जुड़ेगा इसी पानी के साथ, और जब CO2 और पानी जुड़ता है एक एसिड बनता है H2CO3, और इस एसिड का नाम होता है कार्बोनिक एसिड। तो क्या हमारे बॉडी में ये एसिड ज्यादा नहीं बन जाएगा? क्या हमारे बॉडी का एसिडिक नेचर नहीं हो जाएगा? तो बहुत सारी रिएक्शंस नहीं होंगी एसिडिक नेचर में। इसलिए हमें इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करवाना होगा? आउट करवाना होगा। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड तो यार नुकसान पहुंचा रहा है, और जो नुकसान पहुंचा रहा है और काम का नहीं है, कोई काम नहीं है CO2 का आपके बॉडी में, कोई काम का नहीं है, तो इसे रिमूव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब पहला मेटाबॉलिक वेस्ट कौन सा बन गया हमारे बॉडी का? कार्बन डाइऑक्साइड। किसी को दिक्कत है इतनी बात समझने में? ये CO2 कहां से बना? तो मैं लिख देती हूं, जब ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो उसके ब्रेकडाउन से क्या बनता है?
आप बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस ऊर्जा बनती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक टाइप का मेटाबॉलिक वेस्ट है, इसे बाहर करना होगा। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा छोड़ देते हैं और वो बाहर वातावरण में चली जाती है। ठीक है, चलो दूसरा वेस्ट कौन सा है? दूसरा है, आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, क्रिएटिनाइन। क्रिएटिनाइन लिखिएगा, दूसरा मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, उसे कहा जाता है क्रिएटिनाइन। अब ये क्रिएटिनाइन क्या होता है? हमारी बोन्स प्लस मसल्स में, हमारी हड्डियों और मांसपेशियों में एक पिगमेंट होता है, जिस पिगमेंट का नाम होता है क्रिएटिनाइन फॉस्फेट। क्रिएटिनाइन फॉस्फेट, इस पिगमेंट का नाम क्या है? क्रिएटिनाइन फॉस्फेट है। और जब ये टूटता है, इसके टूटने से, ये टूटता है ना, तो इसके टूटने से क्या बनता है? क्रिएटिनाइन बनता है। और ये क्रिएटिनाइन सबसे पहले हमारे किडनी को नुकसान पहुंचाता है। तो जब कभी भी अगर आपने किडनी का कोई टेस्ट करवाया है तो डॉक्टर बोलता है, या किसी के घुटने वुटने में दर्द रहता है बहुत ज्यादा, तो डॉक्टर बोलता है देखिए ये आपका क्रिएटिनाइन है, इसका लेवल बढ़ा हुआ है आपके बॉडी में। लेकिन आप लोग समझते नहीं क्रिएटिनाइन क्या होता है। क्रिएटिनाइन एक टाइप का मेटाबॉलिक वेस्ट है। और ये कहां से आता है? ये हमारी हड्डियों और मांसपेशियों में एक पिगमेंट होता है क्रिएटिनाइन फॉस्फेट। जब ये टूटता है क्रिएटिनाइन फॉस्फेट, तो क्रिएटिनाइन बनता है। और इसी क्रिएटिनाइन की वजह से हमारा किडनी खराब हो सकता है, घुटनों में दर्द हो सकता है, ब्लड के अंदर ये क्रिएटिनाइन ज्यादा होने से खून खराब हो सकता है। इसका मतलब भाई साहब इसे तो क्या करो, इसे बाहर करो। तो ये भी क्या बन गया? एक मैम, ये भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट बन गया है। दो टाइप का मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया हमारे बॉडी में। तीसरा कौन सा आता है? 3 नंबर पे आता है यूरिया। यूरिया 3 नंबर पे क्या आता है? यूरिया आता है। और ये यूरिया कौन बनाता है? पढ़ा चुकी हूं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जब फंक्शंस ऑफ लीवर करवाया था वहां पर बताया था कि लीवर का एक काम होता है बेटा, और क्या काम होता है? चलो यूरिया को तो हम एक साथ लिख लेंगे। एक बार यूरिया वाले पॉइंट को स्किप करो, बिकॉज यूरिया ये सारा एक साथ पढ़ाऊंगी तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहले तीसरा लिखो, स्वेट, पसीना। यूरिया एक बार स्किप कर दो 2 मिनट के लिए। स्वेट, पसीना। आपके बॉडी से पसीना निकलता है, आप लोग में पसीना क्या वेस्ट है? हाँ ऑब्वियसली, आपके बॉडी में जब एक्सेस अमाउंट का वाटर है, ज्यादा मात्रा का पानी है, एक्सेस वाटर प्लस जब वो पानी निकला है वो अपने साथ एक्सेस मात्रा के आयंस भी ले गए। आपके बॉडी में जब आयंस ज्यादा हो जाते हैं तो आपके बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन बिगड़ जाता है, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब ज्यादा हो गया तो ये नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे ऑर्गन्स को। तो इन आयंस को, या ये ज्यादा मात्रा का पानी है, ये किसकी फॉर्म में बाहर निकलता है? ये स्वेट, पसीने की फॉर्म में बाहर निकलता है। कहां से? स्किन से पसीना निकलता है, तो वहां से। तो स्वेट अपने साथ क्या ले जाता है? ज्यादा मात्रा का पानी, कोई और भी कोई पानी के अंदर घुला हुआ कोई टॉक्सिक कंपाउंड है उसे निकाल देगा, साथ में कोई आयन ज्यादा मात्रा का है उसे निकाल देगा स्वेट। नेक्स्ट, इसके बाद अगर मैं बात करती हूं लास्ट वाला जो आता है, ये 3 हो गया, 3 मेटाबॉलिक वेस्ट हो गए ह्यूमन बॉडी के। 4th पे कौन आता है? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब में सबसे खतरनाक जब लिखने जा रही हूं ना 4 नंबर पे, वो है 4 नंबर पे जो होता है उसे कहा जाता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। उसे क्या कहा जाता है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहा जाता है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है बेटा, जिनमें नाइट्रोजन ज्यादा है, और नाइट्रोजन ज्यादा होने से हमारे ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, फॉर एग्जाम्पल यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला मालूम है ना, NH2CuNH2, तो N आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, NH3, अमोनिया आता है। फॉर एग्जाम्पल यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, इसमें भी नाइट्रोजन आता है। फॉर एग्जाम्पल यूरिन, यूरिन का मतलब होता है पेशाब या मूत्र, जो आप पेशाब और मूत्र का एक्सक्रीशन करते हैं, क्योंकि यूरिन के अंदर बहुत सारी खराब चीजें बाहर चली जाती हैं। तो ये सारे के सारे वो वेस्ट हैं, ये सारे के सारे वो वेस्ट हैं। नहीं, आंसू आपके वेस्ट नहीं होते हैं बेटा, याद रखिएगा। जो आंसू लिख रहे हैं ना कि मैम आंसू भी वेस्ट हैं क्या? नो, साइंस नहीं मानती आंसुओं को वेस्ट। यूरिया, क्योंकि आंसू नहीं बनेंगे ना तो एक बीमारी हो जाती है आपको, ज़ेरोप्थेल्मिया, आंखें सूख जाती हैं।
यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिन, इन सब में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। तो मैम ये सबसे खतरनाक है हमारे बॉडी के। इसीलिए कुछ बुक्स वाले पता है क्या लिख देते हैं, ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या है, तो वो लोग लिख देते हैं रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी इज नॉन एज एक्सक्रीशन। क्योंकि उन्होंने ये आपको बताया है कि मेन यही नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। लेकिन बच्चों मेन है, मैंने मान लिया, मैंने स्टार भी कर दिया, सबसे खतरनाक यही है, सबसे खतरनाक यही है। लेकिन ये भी हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। इसलिए अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, 4 ऑप्शन दे दिए, बोला गया कि इनमें से कौन सा ह्यूमन बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट है, अब आपने अगर यही पढ़ा होगा और ऑप्शन में आ गया होगा क्रिएटिनाइन, तो फिर इसलिए मैंने सारा समझा दिया, इसलिए मैंने आपको सारा समझा दिया। ठीक है, एक बार फिर से सुनो। आंसू बेटा वेस्ट नहीं होते, क्योंकि आंसुओं की वजह से, आंसुओं के अंदर पानी होता है, आंसुओं के अंदर आयंस होते हैं, विटामिन होते हैं, वो हमारी आंखों को मिलता है। इसलिए आंसू वेस्ट नहीं है, उनको मत बहाइए बाहर बेफालतू के। ठीक है, तो सुनो, अब मैं एक बार फिर से थोड़ा सा क्लियर करती हूं कि क्या हमने पढ़ा। मैंने कहा ह्यूमन बॉडी से टोटल 4 टाइप का वेस्ट निकलता है, और जो वेस्ट निकलता है उसे मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं, बिकॉज मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये सब चीजें बन रही हैं। कौन कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना, आपके सामने आंसर है। क्रिएटिनाइन कैसे बना, आपके सामने आंसर है। पसीना, तो ज्यादा मात्रा का पानी, आयंस और जो भी टॉक्सिक चीजें हैं वो पसीना बाहर निकाल देता है। और चौथा जो मेन मेटाबॉलिक वेस्ट होता है ह्यूमन बॉडी का, दैट इज नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है। और जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया, फॉर एग्जांपल अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिन, ये सब बनता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनमें से खतरनाक कौन सा होना चाहिए, 4 नंबर वाला। इसका मतलब मैम हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा? मेन टारगेट रहेगा इस 4 नंबर वाले को बाहर निकाल के फेंको। ये तो बात होगी मेटाबॉलिक वेस्ट कितने टाइप का है। अब ये कौन कौन से ऑर्गन्स के थ्रू बाहर जाते हैं, मतलब भाई कैसे ना कैसे तो जा रहे होंगे, अपने आप थोड़ी बाहर जा रहे होंगे, कौन बना रहा होगा इन्हें, कैसे बाहर जा रहे होंगे। इसका मतलब मैम एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का मतलब क्या हो गया? वो ऑर्गन्स जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, जो इनको बाहर निकालने का काम करेंगे, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। उत्सर्जी अंग मेटाबॉलिक वेस्ट को जो बाहर निकाले ऑर्गन्स, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। और ह्यूमन बॉडी में 4 टाइप के ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। कुछ बच्चे पढ़ के आते हैं सिर्फ किडनी होता है, अरे नहीं यार, किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अगर मुख्य उत्सर्जी अंग पूछेगा तब आप क्या बोलोगे, किडनी है। लेकिन किडनी के अलावा भी हैं, कौन कौन से? लिखो, सबसे पहले लिखो स्किन, आपकी त्वचा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। यस, किसको एक्सक्रीट आउट करती है? स्वेट को, पसीने को। पसीना किसके थ्रू बाहर जाता है? स्वेट, स्किन के थ्रू। जहां जहां स्किन है, अब स्किन तो हर जगह ही होती है ना, तो वहां से ही आपको पसीना आता है। और हमारे बॉडी में अप्रोक्स 5 से 7 मिलियन स्वेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, पसीना बनाने वाली ग्रंथि होती है। कहां? स्किन में। सबसे ज्यादा होती है हमारी पाल्म में, हमारी हथेली में सबसे ज्यादा होती है। इसलिए देखना हथेली में पसीना बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अंडर आर्म्स में होती है ज्यादा। तो अगर हम बात करें स्किन, तो स्किन से स्वेट बाहर निकलता है, एंड स्वेट इज ए मेटाबॉलिक वेस्ट, थोड़ी देर पहले ही बताया। दूसरा मानते हैं हम लंग्स को, फेफड़ों को। अब आप बोलोगे मैम फेफड़ा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। नहीं, फेफड़ा इज द पार्ट फॉर बोथ सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एज वेल एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। फेफड़े को हम श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र दोनों का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि ऊपर मैंने लिखा CO2 और CO2 आउट कहां से हो रहा है। आप एक लंबी सी सांस छोड़ो, मैंने छोड़ी बाहर सांस, तो इस सांस, ये CO2 कहां से आ रहा है? मेरे फेफड़ों से बाहर आ रहा है। फेफड़ा, फेफड़े से ऊपर ये पाइप नाक से जुड़ा हुआ और नाक से सांस बाहर जा रहा है। इसका मतलब मैम लंग्स भी किसका हिस्सा है, फेफड़ा भी किसका हिस्सा है? आप बताओगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का। क्यों है? तो आंसर आपके सामने है, बता दोगे। नेक्स्ट अगला बताओगे, अगला कौन सा है? तो नेक्स्ट आप बताओगे आपका लीवर।
यकृत। लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हिस्सा माना जाता है, पढ़ा चुकी हूं क्योंकि बाइल जूस बनाता है और बाइल जूस डाइजेशन में हेल्प करता है, ये सब तो पढ़ा चुकी हूं। लीवर क्या करता है? लीवर करता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। लीवर किसका निर्माण करता है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, यूरिया का निर्माण। एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि यूरिया का निर्माण कौन सा अंग करता है, आप लीवर करके आओगे। लीवर यूरिया बनाता है, बनाकर इस यूरिया को खून में ट्रांसफर कर देता है। खून जाता है छनने के लिए किडनी के पास, किडनी उस यूरिया को पेशाब की फॉर्म में बाहर निकाल देता है। समझ में आई मेरी बात? क्या मैं क्या कहना चाह रही हूं? लीवर ने यूरिया बना के खून में डाल दिया, खून गया आपके गुर्दों के पास छनने, दोनों गुर्दों ने खून को छाना और छान के पेशाब बना दिया, उस पेशाब में यूरिया बाहर निकल गया। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? अब फोर्थ पे कौन सा आता है? फोर्थ पे आते हैं आपके किडनीज। किडनी, गुर्दा जिसे आप आम भाषा में कहते हो, साइंस में हिंदी में वृक्क कहा जाता है। किडनी, किडनी क्या करता है? किडनी किसका फॉर्मेशन करता है? यूरिन का फॉर्मेशन, मूत्र पेशाब का फॉर्मेशन। पेशाब बनाने का काम किसका होता है? किडनी का होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं क्या कहना चाह रही हूं कि ये चारों ही कौन कौन से? स्किन, लंग्स, लीवर, किडनी, ये चारों ही क्या करते हैं? एक्सक्रीशन का काम करते हैं, इसलिए इन चारों को एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलेंगे। अब अगर मैं बात कर रही हूं कि इनमें से मेन कौन सा हुआ, तो हमारे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं किडनी। किडनी, गुर्दे होते हैं हमारे, और अगर किसी के किडनी फेल हो जाएंगे तो फिर तो उसका एक्सक्रीशन रुक जाएगा, उसके बॉडी में यूरिया, यूरिन, इन सब की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। यूरिया बना के लीवर ने डाल दिया, अमोनिया, क्रिएटिनाइन, सब कुछ यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो मेन अगर आपसे पूछ ले ह्यूमन बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से हैं? किडनीज हैं हमारे। मनुष्य के शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग किसे मानते हैं? आप क्या बताओगे बेटा? आप क्या बताओगे? किडनी को मानते हैं। हाँ जी, हो गया। मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट कौन सा था? मेटाबॉलिक वेस्ट। ऑर्गन कौन सा हो गया? किडनी। 4 टाइप का वेस्ट, 4 टाइप के ऑर्गन्स बता दिया है मैंने। याद कर लोगे यहां तक? हाँ जी, याद कर लोगे यहां तक? अब अगला चलते हैं। ये सिर्फ अभी पढ़ाएंगे आपको, किडनी विडनी सब पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ मैं आपको पॉइंट क्लियर करवा रही हूं जो एग्जाम में। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए ना, प्लीज कभी गलत मत कराना। जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में आता है यूरिया का निर्माण कौन करता है, जल्दबाजी में बच्चा किडनी करके आ जाता है। नहीं, यूरिया का फॉर्मेशन कौन करता है? लीवर, यकृत करता है। अक्सर एनडीए के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अब बेटा नेक्स्ट क्या होता है? एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी कंपाउंड, क्या आप लिखोगे? ऑन द बेसिस ऑफ excretory compounds, living organisms are divided into 4 categories. On the basis of excretory compounds, जितने भी livings हैं उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हिंदी में क्या लिखोगे? अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर, अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। इस धरती पर जितने भी लिविंग्स हैं उनका एक्सक्रीटरी कंपाउंड अलग अलग होता है। जैसे हमारा अलग है, मछलियों का अलग है, मेंढक का अलग है, ऊंट का अलग है ना? तो एक्सक्रीटरी कंपाउंड के आधार पर आप बताओगे कितने टाइप के लिविंग्स हैं? तो 4 टाइप के हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे लिखेंगे, 1 नंबर पे लिखो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स या अमोनोटेलिक लिख लो सीधा, हिंदी में लिखोगे अमोनोटेलिक जीव। अमोनोटेलिक जीव, अब ये क्या होते हैं? ऐसे जीव जंतु जिनके एक्सक्रीटरी कंपाउंड में किसकी मात्रा ज्यादा हो? अमोनिया की मात्रा ज्यादा हो। अमोनिया हार्मफुल होता है, थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। ऐसे लिविंग्स जिनके एक्सक्रीटरी कंपाउंड में अमोनिया की मात्रा ज्यादा है तो वो अमोनोटेलिक कहलाते हैं। और एक बात बता दूं, इस अमोनिया को रिलीज करने के लिए पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है। इसका मतलब ये जीव वो जीव होंगे जो किस में रहते होंगे? पानी में। तो इसका एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो? फिशेस,
मछलियों का एक्सक्रीटरी कंपाउंड अमोनिया होता है। मछलियों में क्या ज्यादा निकलता है? अमोनिया ज्यादा निकलता है, क्योंकि वो पानी में रहती है और पानी में जो जीव जंतु रहते हैं वो अमोनिया बनाते हैं। और दूसरा इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं बच्चा? एम्फीबियंस होते हैं उभयचरी, जो पानी और धरती दोनों पे रह ले। तो पानी में भी तो रह रहे हैं ना, तो ये भी अमोनिया निकाल रहे होंगे। तीसरा लिख लेना ऑल टाइप्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय जंतु, जो भी पानी के अंदर रहता है, ऐसा जीव जंतु जो पानी के अंदर रहता है। जैसे बहुत सारे सांप होते हैं जो सिर्फ पानी में रहते हैं, तो वो सब इसी का एग्जाम्पल में आएंगे। कुछ नहीं कहा मैंने, कहा अलग अलग लिविंग का अलग अलग एक्सक्रीटरी कंपाउंड हो सकता है। ऐसे लिविंग्स जिनमें अमोनिया की मात्रा ज्यादा बाहर निकलती है उनको हम अमोनोटेलिक बोलते हैं, और ये पानी में रहते हैं। तो जैसे मछली, जैसे मेंढक आ जाएगा यहाँ पर, कुछ सैलिमेंडर्स होते हैं वो आ जाएंगे यहाँ पर। एम्फीबियंस एक्वाटिक जलीय जंतु। तो पहले हो गए अमोनोटेलिक। दूसरे कौन आते हैं? दूसरे आते हैं यहां पर यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक एनिमल्स या यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। नाम से क्लियर है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका एक्सक्रीटरी कंपाउंड में यूरिया ज्यादा हो, जिनके बॉडी से यूरिया ज्यादा निकले। यूरिया क्या हो? ज्यादा हो किसके? उनके एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स में। तो वो क्या कहलाएंगे बेटा? वो कहलाएंगे यूरियोटेलिक। और इसी यूरियोटेलिक का एग्जाम्पल कौन माना जाता है? आप बताओगे? सारे के सारे मैमल्स इसमें आते हैं। मैमल्स, और मैमल्स क्या होते हैं? स्तनधारी, स्तनधारी जीव। मैमल्स यहां आते हैं स्तनधारी। मैमल्स में अब क्या क्या आप बता दो? मैमल्स में क्या क्या आता है? गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, चमगादड़, हम लोग। ह्यूमन बॉडी भी यहीं आएगा, ह्यूमन बॉडी भी यहीं आएगा। तो लिख दीजिएगा सारे टाइप के मैमल्स, तो लिख दो। गाय हो गया, भैंस हो गया, घोड़ा, बकरी, जानवर, सारे जानवर यहीं आएंगे। बंदर, लंगूर, ये सब यहीं आएंगे। ठीक है, आप चलें अगले पर। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आता है तीसरा, यूरिकोटेलिक। ये यूरियोटेलिक था, तीसरा आएगा यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। नाम से क्लियर है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके मेटाबॉलिक वेस्ट में यूरिक एसिड ज्यादा हो। कौन सा एसिड? यूरिक एसिड ज्यादा हो। जिनके मेटाबॉलिक वेस्ट में अम्ल ज्यादा हो। कौन सा अम्ल? यूरिक अम्ल। यूरिक एसिड जिनके ज्यादा हो। और यूरिक एसिड वाले जीव जंतु कौन से होते हैं? लिखिएगा, एक तो बर्ड्स। बर्ड्स का मतलब है पक्षी, जितने भी पक्षी हैं, कबूतर हो गया, मोर हो गया, चिड़िया होगी, उनके एक्सक्रीटरी कंपाउंड में यूरिक एसिड ज्यादा होता है। दूसरा आप बताओगे यहां पर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है बेटा? जो रेंग के चलते हैं, सरीसृप, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया, ये यहां आएंगे। लिख लेना, स्नेक्स, सांप हो गया, लिजर्ड्स, छिपकलियां हो गई, तो ये यहां आएंगे। किस में आएंगे? यूरिकोटेलिक में। यूरिकोटेलिक में हो गए तीन टाइप के। जनरली बुक्स में तीन टाइप का ही होता है, लेकिन मैं आपको एक टाइप का और पढ़ा रही हूं, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। फोर्थ आते हैं, 4 नंबर पे लिखोगे। 4 नंबर पे जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन्हें कहा जाता है गुआनोटेलिक। गुआनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, हिंदी में गुआनोटेलिक जीव हो जाएगा। गुआनोटेलिक जीव। अब ये गुआनोटेलिक क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके मेटाबॉलिक वेस्ट में गुआनीन की मात्रा ज्यादा हो। बच्चा आप लोग कमेंट करके बता सकते हो मैंने गुआनीन कहां पढ़ाया था? पढ़ा रखा है आपको, सबको पढ़ा रखा है। गुआनीन कहां पढ़ाया था मैंने? हाँ जी, बता सकते हो गुआनीन कहां पढ़ाया था? गुआनीन याद करो, डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर में। यस, एक बच्चे ने सही आंसर दिया है, डीएनए। बिल्कुल सही आंसर किया है। मैम क्या पसीने में कोई विटामिन होती है? यस, वाटर सोल्यूबल विटामिन, बी और सी।
डीएनए और आरएनए में पढ़ाया था मैंने, एडनिन, साइटोसिन, थाइमीन, गुआनिन, और मैंने क्या लिखवाया था, ये क्या है, ये नाइट्रोजीनियस बेस है, ऐसे क्षार हैं जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा है, तो ये नाइट्रोजीनियस बेस ही तो पढ़ रहे थे हम। तो गुआनिन जिनके एक्सक्रीटरी कंपाउंड में ज्यादा होता है उनको गुआनोटैलिक बोलते हैं, और इसके एग्जाम्पल दो हैं, ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्कॉर्पियन, बिच्छू लिखेंगे, बिच्छू। दूसरा स्पाइडर्स, मछलियां, स्पाइडर्स मछली, मछली हो गया और बिच्छू हो गया। ये दोनों किस में आते हैं, गुआनोटैलिक में आते हैं, बिकॉज इनके एक्सक्रीटरी कंपाउंड में गुआनिन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड हाउ मेनी कैटेगरीज, तो आप क्या बताओगे, 4 कैटेगरीज। कौन कौन सा, अमोनोटैलिक कहाँ होते हैं, पानी में रहने वाले, यूरिकोटैलिक धरती पे रहने वाले मैमल्स, हम लोग किस में आएंगे, हम लोग इसमें आएंगे बेटा, क्योंकि हम लोग मैमल्स हैं, हम लोग यहां आएंगे। यूरिकोटैलिक जो यूरिक एसिड निकालते हो, गुआनोटैलिक जो गुआनिन निकालते हो। तो 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। बताओ किसी को दिक्कत है तो मछलियों को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, यहां, मैमल्स को यहां, गाय भैंस घोड़ा बकरी ऊंट सब यहां आएंगे, मकड़ी और बिच्छू यहां, सांप हो गया कोई पक्षी हो गया यहां। तो बता दिया जाएगा। अब कभी ये शब्द पढ़ोगे तो आपको, मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या होगी आपको कभी दिक्कत अगर ये शब्द आ गए आपके सामने तो? व्हाट इज अमोनोटैलिक, मेटाबॉलिक, मैंने क्या क्या पढ़ाया, व्हाट इज मेटाबॉलिक वेस्ट, कितने टाइप का ह्यूमन बॉडी में, 4 टाइप का, कितने टाइप के ऑर्गन्स, 4 टाइप का, मेन कौन सा ऑर्गन, किडनी, मेन मेटाबॉलिक वेस्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। और फिर 4 टाइप की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं लिविंग्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेटाबॉलिक वेस्ट। अब बात आती है अब आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। हम हमारे एक एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया, ओवरव्यू दिया। अगर सीधा स्टार्ट करती ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम तो ये कभी नहीं जान पाते कि हम लोग यूरियोटैलिक होते हैं, कभी नहीं जान पाते कि किस टाइप का वेस्ट हमारे बॉडी में बनता है। ठीक है मैम, हमको दिल्ली आना है, कुछ काम है, तो बताइए क्या काम है बेटा, दिल्ली क्यों आ रहे हैं, अभी बहुत पॉल्यूशन चल रहा है दिल्ली में, अभी भी बहुत बुरा हाल है। अब बात आता है, अब आप हेडिंग दीजिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है, मानव उत्सर्जन तंत्र, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है वो जानिए। सबसे पहला पॉइंट तो आप एक पॉइंट जाने गए कि ह्यूमन बॉडी से जो वेस्ट निकलता है वो वेस्ट कैसा होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है। कैसा, नाइट्रोजन युक्त मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिख लो कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लिखो, जैसे यूरिया, जैसे अमोनिया, जैसे क्रिएटिनाइन, क्रिएटिनाइन में भी नाइट्रोजन होता है, जैसे यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब हमारे बॉडी में बनता है और इन्हें हम रिमूव करते हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू रिमूव करते हैं उसे बोलते हैं एक्सक्रीशन। जो जो ऑर्गन काम में आते हैं उन्हें एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मेन कौन सा है तो आप बताओगे, ह्यूमन मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनी। इसका मतलब हमें यहां पर क्या पढ़ना है, किडनीज के बारे में पढ़ना है, आपको गुर्दों के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से आपके किडनी काम करते हैं, कहाँ होता है किडनी, कितना वजन होता है किडनी का, काम क्या होता है, किस तरीके से किडनी काम करता है, किडनी फेल हो जाता है तो क्या नहीं हो पाता है, एक दिन में कितने ब्लड को फिल्टर कर देता है किडनी। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है किडनी के बारे में। फिर बहुत सारे किडनी के बारे में कुछ वन लाइनर पॉइंट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब चलो लिखोगे आप, हेडिंग दोगे किडनी। अब किडनी क्यों पढ़ रहे हैं वो तो समझ में आ गया होगा सबको, किसी को तो दिक्कत तो नहीं है ना कि किडनी क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि किडनी बनाता है इन सबको, सॉरी किडनी इनको फिल्टर करके बाहर निकालता है।
किसकी फॉर्म में? यूरिन की फॉर्म में। हिंदी में लिखोगे किडनी को हिंदी में कहा जाता है वृक्क। हम लोग तो आम भाषा में गुर्दे बोल देते हैं, लेकिन इसे किडनी को वृक्क कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में। सबसे पहला पॉइंट, जब आप किडनी के बारे में स्टडी करते हो, डिटेल में अध्ययन करते हो, तो साइंस की कौन सी ब्रांच होती है? नेफ्रोलॉजी। टू स्टडी अबाउट किडनी इज नोन एज नेफ्रोलॉजी। वृक्क के बारे में अध्ययन करना या गुर्दों के बारे में अध्ययन करना नेफ्रोलॉजी कहलाता है। और जो किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें कहा जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। जो डॉक्टर हैं जो सिर्फ किडनी पे ही पढ़ाई की है अपनी, और किडनी से ही रिलेटेड बीमारियां दिखाने के लिए आप जिनके पास जाते हैं, उन्हें हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब बात ये आता है कि किडनी क्या करता है? किडनी करता है यूरिन का फॉर्मेशन। किडनी का काम होता है यूरिन का फॉर्मेशन। हमारे बॉडी में मूत्र का निर्माण करता है। मूत्र या पेशाब लिख लो, मूत्र का निर्माण करना। ह्यूमन बॉडी में जो यूरिन बनता है, उस यूरिन को बनाने का काम किसका होता है? किडनी का। इसीलिए कहीं कहीं पर किडनी ना लिखकर लिखा हुआ होता है ह्यूमन यूरिनल सिस्टम। अगर आप ये भी दिख लो ना, तो भी आपका मतलब वही है, ह्यूमन यूरिनल सिस्टम। मानव का यूरिन बनाने वाला तंत्र। ठीक है, तो इसका मतलब ही क्या है? यूरिन किसने बनाया? यूरिनल सिस्टम, मतलब यूरिन किसने बनाया? किडनी ने। तो इसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? किडनी के बारे में। तो या तो मैं यूं कह दूं मैं किडनी के बारे में पढ़ा रही हूं, या मैं यूं कह दूं मैं ह्यूमन यूरिनल सिस्टम के बारे में पढ़ा रही हूं। दोनों सेम बात है, दोनों सेम बात है। ठीक है, अब एक बच्चे ने पूछा कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूरियोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। नेफ्रोलॉजी का मतलब होता है पूरा किडनी का सिस्टम, किडनी में किस तरीके की बीमारी है, कोई पथरी वगैरह हो गया वो दिखाना। यूरियोलॉजी का मतलब होता है यूरिन में कोई प्रॉब्लम हुई है, यूरिन के एक्सक्रीट आउट होने में, यूरिन के अंदर कोई इंफेक्शन हो गया, यूरिन के थ्रू कोई ग्लूकोज ज्यादा चला गया है बाहर, तब हम उसको यूरियोलॉजी कहते हैं बेटा। ठीक है, चलो अब अगली बात क्या है? अगली बात आती है कि हमारी किडनी का शेप कैसा होता है। शेप ऑफ किडनी, किडनी का आकार कैसा होता है? कभी आपने किडनी का शेप देखा है? बीन शेप होता है, कुछ ऐसा ऐसा। राजमा खाते हैं या बीन खाते हैं या सोयाबीन खाते हैं? तो हमारे किडनी का शेप पूछे तो बीन शेप या सोयाबीन के आकार का या राजमा के आकार का। अब राजमा तो नहीं देगा वो कभी ऑप्शन में। जब बात करते हैं हम किडनी कहां होती है, किडनी की लोकेशन बताओ। आप लोग बताओगे मुझे कि किडनी का लोकेशन कहां होता है, किडनी का स्थान कहां है, कहां पाई जाती है किडनी। जब मैं ऑफलाइन क्लास लेती हूं तो मुझे बच्चे कहते हैं किडनी यहां होता है, यहां होता है, यहां होता है। आप लोग बताओ कहां होते हैं? हाँ जी, मटर के जैसी नहीं होती है, मटर के जैसे पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। किडनी कहां होती है ये बताओ, बताओ जरा कहां होती है किडनी। किडनी होती है बेटा पीछे की तरफ, यहां पर। एक मेरा किडनी ये रहा, एक मेरा किडनी ये रहा, यहां है। और इसे क्या कहा जाता है? एक बच्चा कह रहा है लोअर एब्डोमिनल। हाँ, लोअर एब्डोमिनल ठीक है, लेकिन अगर आपने पूछा किडनी कहां है तो पहले ऐसे लिखेंगे डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल। डोर्सल का मतलब पीछे की तरफ, पीछे की तरफ है ना, तो लिखोगे डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल। डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल, उदर गुहा में पीछे की तरफ। डोर्सल का मतलब पीछे की तरफ, उदर गुहा में पीछे की तरफ। आगे की तरफ तो आपका लीवर हो गया, आगे की तरफ तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, और पीछे की तरफ किडनी हो गए। या इसको कहा जाता है पेक्टोरियल कैविटी। जहां पर किडनी होते हैं उसे कहा जाता है पेक्टोरियल कैविटी। हिंदी में सेम नाम है, पेक्टोरियल गुहा बोल देंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि किडनी कहां होते हैं तो कहना हमारे बॉडी के डोर्सल साइड में होती है, लोअर एब्डोमिनल में, निचले हिस्से में एब्डोमिनल में। या जहां पर किडनी होती है उस लोकेशन को, एग्जैक्ट उस कैविटी को क्या बोलते हैं? पेक्टोरियल कैविटी कहा जाता है। पेक्टोरियल, स्पेलिंग गलत कर दी ना मैंने, पेक्टोरियल स्पेलिंग से लिखो, पेक्टोरियल कैविटी। उसे क्या बोलते हैं हम? पेक्टोरियल कैविटी बोलते हैं। क्लियर है?
नहीं बेटा अभी ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा है मेरा, क्योंकि मुझे पोल्यूशन वगैरह से बहुत दिक्कत होती है, तो और ऑनलाइन ही मेरी इतनी क्लासेस होती हैं, टाइम नहीं मिलता है। ऑफलाइन पढ़ा के मुझे कोई इतना लालच थोड़ी है पैसे वैसे कमाने का, मुझे अपने कंटेंट पे भी काम करना होता है बहुत ज्यादा। हिंदी में सेम बोलेंगे, पैक्टोरियल गुहा बोल देंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चों, पैक्टोरियल गुहा। तो किडनी जिस कैविटी में होते हैं उसे पैक्टोरियल कैविटी या पैक्टोरियल गुहा कहा जाता है। अब किडनी का लेंथ क्या है, वेट क्या है, ये सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां तक। कल हम किडनी किस तरीके से यूरिन बनाता है वो सारा पढ़ लेंगे, और परसों की क्लास में किडनी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको समझने वाला कुछ नहीं है, बस रट्टे लगाने वाले हैं। फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन कब हुआ था, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन क्या होता है, ये सारा पढ़ने वाला है। वो हम परसों, मतलब परसों 2 क्लास में आपका चैप्टर खत्म। बड़ा चैप्टर नहीं है बेटा, मैंने कहा ना आज ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं बचे हैं आपके, छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं आपके। इसके बाद पढ़ाऊंगी मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। अब मेरी वापस से क्लास है, एक ग्रुप डी का प्रैक्टिस बैच है, उसमें फिर से मेरी क्लास है, लेकिन अभी उसमें मेरा क्लास लेने का मन ही नहीं करता है। जब तक एग्जाम की डेट नहीं आएगी तो मैं किस मुंह से पढ़ा दूं। और एग्जाम की डेट के लिए यार सभी टीचर्स फाइट कर रहे हैं। इनफैक्ट आज टीचर्स ने यह डिसीजन लिया है कि अब अगर इसका रिजल्ट नहीं आता है इस ट्विटर कैंपेन का, तो कोई बात नहीं है, फिर ऑफलाइन प्रोटेस्ट के लिए बैठना पड़ेगा, हमें धरना देना पड़ेगा, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ बताओ, आपकी प्रॉब्लम पिंकी, आपकी प्रॉब्लम वही तो थी कि एक फोन में 2 जगह से लोग 2 बैच परचेज कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुत सारे बच्चों ने हमारे इंस्टीट्यूट से 10-10, 12-12 बैचेस ले रखे हैं, वीओडी ले रखे हैं, वीडियो ऑन डिमांड ले रखे हैं बहुत सारे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक आईडी से आप बैच परचेज नहीं कर सकते, बेटा कर सकते हो। कितने ही बैच खरीदो आप एक आईडी से, अब हर बैच के लिए अलग थोड़ी आईडी बनाएंगे हम। आपका प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर दिया है। और बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है, किसी की भी और भी कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ जी, मेरी सिस के लिए 1 है, मतलब अच्छा आपने भी ट्वीट किया था, अरे वाह बहुत बढ़िया है। दोनों में साथ में नहीं चल रहा। अच्छा एक बैच को कैसे खोल लोगे यार, एक बैच तो एक ही बारी में खुलेगा ना, तो आप देखने के बाद अपनी सिस्टर को बोलिए कि देखें। यस मैम, मैंने 3 बैच ले रखे हैं। हाँ बेटा, कोरोना का नया स्ट्रेन आया है और बहुत खतरनाक है, वैक्सीन पे भी असरदार नहीं है, बिकॉज इसकी वैक्सीन अलग से बनेगी। अभी तो यही सुनने में आ रहा है ना। ठीक है चलो फिर, इतना तो मैंने आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। अब मिलूंगी मैं अगली क्लास में आपसे, अगली क्लास बोले तो कल मिलते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।